he reaches out to athletes, listen their problems and grievances, and try to solve their problems. Then, if he is with the team, he has to prevent the injuries. At least prevention पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं, जिससे कि प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस हो खिलाड़ियों को भी, और वो अननेसेसरी चोटों से बच सकते हैं जिनसे उनका ट्रेनिंग लॉस हो। रिकवरी, रोज ट्रेनिंग होगी तो रिकवरी भी चाहिए। रिकवरी का महत्व क्या होना चाहिए खिलाड़ी को समझिए। वो नहीं कि रोज 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 घिसे जाओ अपने को और शरीर को आराम ना दो या शरीर को रिकवर ना करो, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस ऐसी कंडीशन पैदा होती है जिसमें सारा शरीर दुखने लगता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। ओवर ट्रेनिंग के हैजार्ड से बचने के लिए रिकवरी पे सोना बाथ, स्टीम बाथ, गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन और मतलब सारी वो चीज़ें जो शरीर को आराम देती हैं वो सब रिकवरी में ही आ जाएंगी। रिहेबिलिटेशन इंजरी से पुनर्वास करने को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। फिजियोथेरेपी में इसको थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम हासिल करते हैं। टीचिंग, वी हैव टू टीच। वही टीम के साथ हैं तो आपके हिसाब से चलने के लिए नहीं है कि हमारी नौकरी आप कोच साहब के हिसाब से बनी रहेगी, फिर तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो चापलूसी को कराएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। We have to assert. We are a specialist with the team. We are here to support the athletes. We have to guide coaches also, because coaches may not be a medical person. नहीं, तो हमें क्या करना है, एजुकेट करना है, टीच करना है। वो टीचिंग काम के लिए हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हम तभी पढ़ा पाएंगे ना आपको। नहीं तो यहाँ तो सब एक्सपर्ट, कोच कहता हमें ज़्यादा पता, खिलाड़ी कोच, ये सब बड़ी सारी दिक्कतें। एंड रिसर्च, so many data is there with physiotherapists regarding training, regarding injuries। उन डेटा से कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं। कॉमन फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर थेरेपी, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन की मशीन, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन की मशीन, डिजिटल ट्रैक्शन की मशीन जिससे सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन दिया जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर की मशीन EMS, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी की मशीन। ये कुछ मशीनों की अलग अलग बनावट और शेप और वो अलग अलग होती है ब्रांड टू ब्रांड। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने दिखा दिया, ये तो नेट से उठाई पिक्चरें आप 1000 तरह की वैरायटी ढूंढ सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि ये इलेक्ट्रोथेरेपी के चंद इक्विपमेंट्स हैं जिनको आपको दिखाया। ये टेंस की मशीन है, ये और बहुत तरह के रूपों में आती है। सिंगल चैनल टेंस है, डुअल चैनल टेंस है, करंट की मशीन है। ये भी IFT भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की है, वो लो फ्रीक्वेंसी करंट की थी, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की है। इनमें इलेक्ट्रोड ये लगा देते हैं, उनके माध्यम से करंट प्रवाहित की जाती है जिससे दर्द और स्वेलिंग और जो पेशेंट को जो पेशेंट क्यों आता है, दर्द है, तकलीफ है, तभी आता है ना, ऐसे क्यों आएगा कोई। उस दर्द और तकलीफ को दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट में कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा ना, पेशेंट को उसको आराम आएगा। अगर आराम आ गया एक दो सीटिंग में, जैसे मैंने बताया, तो फिर कहेगा डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट बढ़िया चल रहा, मैं कहीं नहीं जाता जी, आप जहाँ मर्जी मुझे दिखा दो, उनको दिखा दो, नहीं जाएगा, आपके पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इट इज द पेन which has brought the patient to you. Now it's your duty, you have to use all your knowledge and experience in the betterment of athlete. ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ये सारी जितनी मशीनें हैं ये सब फिजिक्स के कोई न कोई प्रिंसिपल पे आधारित है। भौतिक चिकित्सा में जो भौतिक शास्त्र के जो नियम हैं उन पे आधारित होने वाले उपकरण मैंने बताया था। तो कोई न कोई जो अल्ट्रासाउंड है तो साउंड वेव, साउंड आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो तरंगे जो हमारे कान से ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे, रेडियो तरंगे, वेव तरंगे हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अल्ट्रासाउंड की 1,00,000 हर्ट्ज है, 1 मेगा हर्ट्ज है, तो हम नहीं सुन सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब ये जो करंट की मशीनें हैं ये सब क्या है, फिजिक्स में करंट पढ़ाया जाता है।
यस मैग्नेटिज्म फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये बड़ा पंगा हो गया। वन फिंगर सर, वन स्लाइड ही किधर गई है? लाइटली सेंटर सेलेक्ट कर नहीं, मुझे एक अच्छा वाला टिक किया था। Heated up to a temperature of 44 degrees centigrade. Oh, sorry. So this just melted paraffin wax is used, and it is applied over the area with the help of brush, or sometimes it can be poured. Sometimes it can be the distal parts of the body like finger, toes, and other joints, smaller joints. They can be immersed inside the wax bath tub. So they can immersed and taken out. Immersed, taken out. Because wax is still hot at 44 degree. It's still hot. बहुत जलती है. जरा से भी मोमबत्ती आपने देखा गिर जाता है तो जलती है ना, तो आग जल जाता है जो. ये भी जलेगा. Treatment is given for 20 minutes. On an average ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं ड्यूरेशन, लेकिन ऑन एवरेज 15 मिनट 20 मिनट तो देते ही हैं। अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट पेन का ही रिलीफ में, हाँ, पेन स्टिफनेस कहाँ का देते हैं बताया? डिस्टल पार्ट ऑफ द फिंगर्स, हैंड्स, रिस्ट, एंकल, टोज, यहाँ पे स्टिफनेस है, जकड़न है, जो मतलब जिसके लिए जैसे पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा जॉइंट बंद था प्लास्टर में, नहीं खुल रहा है, सीधा हो रहा है, तो वैक्स बाथ लगाइए। हम डॉक्टर लोग बताते हैं गर्म पानी का सेक करिए, फिर एक्सरसाइज करिए। क्यों नहीं, वैक्स है तो आप इससे थोड़े कि ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या वो करें, गर्म पानी से कर लीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी को मोबिलाइजेशन करने के लिए थोड़ी सी बॉडी को तैयार करना है, जिससे कि दर्द नहीं होगा, कि जब जोड़ को खोलेंगे, हिलाएंगे, बुलाएंगे, दर्द होगा उसको, तो ये सब लगा देंगे तो दर्द कम होगा। दिस मशीन दिस वे लॉन्ग वेव डायथर्मी, ये सारी ये बेसिकली देखने में अल्ट्रासाउंड की तरह मशीन है। इसमें भी जेल लगा करके, अल्ट्रासाउंड की तरह जेल लगा करके इसको जहाँ ट्रीटमेंट देना होता देते हैं। और ये लेजर थेरेपी, ये प्रोब के जरिए देखे लाइट निकल रही है ना, तो ये मशीन ये भी दर्द को कम कर रही है। ये हाइड्रोथेरेपी की कुछ मशीनें इसमें दिखाई गई हैं। आइस क्यूब बनते हैं इसमें, आइस क्यूब मेकर मशीन है। आइस क्यूब लीजिए, फर्स्ट एड है, इंजरी का फर्स्ट एड, राइस बताया था ना, ठीक है। PRICE, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड ये आइस को चूरा कर देते हैं। आइस ब्लेकर मशीन है, जिससे आइस जो है इंस्टेंट चिलिंग इफेक्ट दे देता है। जैसे लस्सी में डालने के लिए थोड़ा आप बर्फ को कूट देते हैं ना, आपने देखा होगा। जी जी कूटने से क्या तुरंत इंस्टेंट चिलिंग इफेक्ट आता है। खड़ी आइस डाल दो तो उसको पिघल लेगी, तब ना ठंडक देगी। तो ये क्रायो कंप्रेशन की मशीन है। इसमें मशीन के माध्यम में थोड़ा पानी ऐड करते हैं, आइस ज़्यादा होती है, और इसके माध्यम से वो एक जैसे पैड सा, अलग अलग जॉइंट के लिए अलग पैड होता है, जैसे नी जॉइंट के लिए दिखाया गया, नी जॉइंट बांध देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मशीन जब ऑन करते हैं तो इसमें ठंडक भी आती है, साथ में कंप्रेशन भी होता है, यानी दोनों काम होता है। जो प्राइस वाला फार्मूला है ना, यानी there is a chilling effect, cooling effect, at the same time there is a compression effect also। तो ये इस मशीन में होता है। लेकिन ये इफेक्ट पाने के लिए आपको 10-12 लाख रुपए खर्च करना है। तो आप कहेंगे 10-12 लाख होंगे तब हम करेंगे, अभी नहीं होंगे तो आइस लगाइए और फिर बैंडेज बांध दीजिए। कंट्रास्ट बाथ की मशीन, गर्म ठंडा पानी, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, 1 मिनट कोल्ड, 3 मिनट हॉट, 5 times 5 repetitions, ओके, 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। हाइड्रोकोलेटर मशीन, ये वार्म हाइड्रोकोलेटर भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म पानी होता है तो डायरेक्टली स्किन पे लगाना ठीक नहीं। यू कैन रैप इट इन ए टॉवल एंड देन यू कैन यस सर। अप्लाई। सब ठीक है, मैं तो देख रहा था, मुझे बुलाना ना पड़ा। कोरोना से पहले ना ये सब इस तरह से नहीं पढ़ाते थे। कोरोना में सारा कुछ पढ़ा। इट मे बी वार्म हाइड्रोकोलेटर, वार्म व्हर्लपूल बाथ और कोल्ड व्हर्लपूल बाथ। Water may be warm or cold, and then there is a blower. The blower is on, the water gets turbulent, and this turbulent water has additional micro massaging effect.
beside the effect of thermal property, cooling effect or heating effect. So this is an additional Sir, effect. it's a big size, na, basically. Sit up, yeah. Sit up, at least patient can sit comfortably over a high rising stool, emerge his ankle or distal parts can easily be emerged. Because I've seen a big whirlpool. हाँ हाँ होते हैं ये बहुत तरह के बनावटें हैं. See, this is underwater jet massage. This is used for recovery. The water is applied to the patient's body. It is jet stream, but the nozzle is submerged inside the water and not exactly over the skin, just a gap of 1 inch. हम धीरे धीरे उसको लगाते हैं तो गुदगुदी सी महसूस होती है. गुदगुदी होने से क्या होता है, पेशेंट को रिकवरी सी होती है, अच्छा सा लगता है. Then some of the exercise therapy equipments, heel stretcher for stretching the heel and mobilizing the ankle joint. This is ankle exercises for doing plantar flexion and carpal flexion action. This table is for exercising the knee extension and knee flexion movements. सर इसके पहले वाला जो मशीन था उसमें जो सैंडल पहन Knee joint, weight are there, so you can work against the weight. You see, when you are straightening the knee, you are working against the weight, and similarly by altering the pattern system, you can apply knee flexion exercises. Then this is shoulder wheel for shoulder problem, for mobilization of shoulder joint, for strengthening of shoulder joint. Then you can have this also, trampoline, million trampoline, for doing some kind of balance work, for ankle rehabilitation, proprioception training, where the balance is, patient is skeptical all the time, ना कि सर ऊंचा नीचा पैर पड़ेगा, मुझे भी डर लगता है, घास में दौड़ने में डर लगता है कि पैर मेरा ट्विस्ट ना हो. तो थोड़ा अनस्टेबल सरफेस पे, इट ऑफर्स अनस्टेबल सरफेस, और पेशेंट को उस पर खड़े होकर के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये मिनी ट्रम्पोलिन है, मेडिसिन बॉल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बॉल पकड़िए, फेंकिए, कैच करिए, कैच तो मत करिए, बहुत भारी होता है, लेकिन फेंकिए उसको, उठाइए, बॉल को पकड़ के वेट ट्रेनिंग करिए. हाँ, मेडिसिन बॉल्स हैं. ये रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, येलो वाले लाइट होते हैं और ब्लैक और ग्रे वाले हेवी रेजिस्टेंस के होते हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं और रजिस्टर्ड एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ताकत इनसे आती है. ठीक है ना, तो हमें सारी तरह की चीजें यूज करनी है. आप मैनुअल थेरेपी में मसाज, जो रिकवरी रिलैक्सेशन के लिए, और साथ में थेरेप्यूटिक भी. कोई कह रहा है यहाँ सर मेरे दर्द हो रहा है, गर्दन नहीं सीधी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा अगर देखो क्या गड़बड़ है, तो थेरेप्यूटिक लोकलाइज मसाज, ठीक है, वो भी कर सकते हैं. जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर है, कुछ है, पकड़ के फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाता है, उठाता है हाथ, खींचता है इधर, खींचता है उधर, जोड़ खुल जाता है, जोड़ की लचक बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है. ये थोड़ा सा बता दीजिए इस बारे में, जैसे कि कैसे इधर घूम जाता है, उधर घूम जाता है. आपकी योगा वाले तो बच्चे छोटे बड़े छोटे छोटे हर तरह से घुमा देते हैं, इधर मोड़ देते हैं, उधर मोड़ देते हैं. हाँ, तो वो करना पड़ा मैडम. हर बेसिक एनाटॉमी के जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स है ना, वो सारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, सर्कमडक्शन, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, सारे मूवमेंट्स, हर तरह के मूवमेंट्स होते हैं. और उसी तरह के मूवमेंट उसी का एनालॉगस जॉइंट हिप में है, वहाँ होते हैं, लेकिन हिप थोड़ा इतना नहीं खुलता जितना शोल्डर खुल जाता है. ये मैनिपुलेशन है, ये भी जॉइंट को खोलने के लिए, पेन इनको कम करने के लिए. किसी ने कहा कि वो सर वो पेन है कई दफे. समटाइम्स मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, don't go by these fancy gadgets. You see, I am not obsessed with machines because I have all throughout life I have worked on these machines, but I feel my hands are sufficient. सर Not much of machine is required. सेम. बेस्ट है, कानोपैक्टर बेस्ट है. I know they are dealing with the Sir, machine. regarding this, I have a question, sir. कानोपैक्टर रिक्श होता है, रिक्श. What happened that it becomes a entirely different debate, because these days everybody is doing everything, and that is the pathetic situation. Sir, regarding this, I have a question. And these machines physiotherapists use. There is injury. When any injury takes place, it is the pain. That is the first signal, and due to pain, patient immediately seeks advice either from doctor or physiotherapist. उनके पास आते हैं.
Now this pain and swelling initially are the initial manifestation. Then this pain leads to the limited use of injured area, क्योंकि वो use करने में pain होता है, move करने में pain होता है. Then this limited use is initially desirable, but what happens in the long run? This limited use leads to weaknesses also. हम भी कहते हैं रेस्ट करो, कहा ना हमने कहा रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट जरूरी है, लेकिन इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में वीकनेसेस आएंगे. तो ये वीकनेसेस होने की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, जनरल स्टेमिना कम हो जाएगा, एजिलिटी कम हो जाएगी. कितने पैरामीटर्स हैं फिटनेस के? फिटनेस के क्या पैरामीटर्स होते हैं? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट, एंड एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पेन. तो व्हाट इज द एम ऑफ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी की सिद्धांत क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है? फिजियोथेरेपी क्या चाहती है भाई? रिलीफ पेन से हाँ, दर्द को कम करना. बट द अल्टीमेट एम ऑफ फिजियोथेरेपी इज द रेस्टोरेशन ऑफ द फुलेस्ट फंक्शनल एक्टिविटी पॉसिबल. जो पहले पॉसिबल थी अब नहीं हो रही है इंजरी की वजह से, उसको फिर प्री इंजरी लेवल पे पहुंचाना ही हमारा गोल है. सर एक चीज थी लेकिन ना टेम्परेरी मैंने मतलब फिजियोथेरेपी हो जाता है. ब्लड सर्कुलेशन कम ना होने पाए, इसका मेंटेन करें, दिमाग में रहे कि ब्लड सर्कुलेशन कम ना होने पाए. अब ये देखा गया है कि सर्कुलेशन का कम होने से बहुत सारी इंजरीज हील नहीं करती. बहुत सारे फ्रैक्चर नॉन यूनियन में चले जाते हैं. फ्रैक्चर ही नहीं हील करते, इंजरी नहीं हील करती, क्योंकि हर चीज जो हीलिंग के लिए जरूरी है वो ब्लड के जरिए आती है. ब्लड क्या है? एक ऐसा आवश्यक चीज है हमारी बॉडी में जो रक्त नलिकाओं के जरिए उससे ऑक्सीजन को पहुंचाता है. उसके जरिए हीलिंग मटेरियल भी आते हैं. यस सर. तो अगर सर्कुलेशन स्लगिश होगा तो हीलिंग भी स्लगिश होगी. सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हीलिंग भी फास्ट होगी. यंग लोगों में हीलिंग फास्ट होती है क्योंकि गर्म खून होता है, बच्चे हैं भागते दौड़ते, जब उनका मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी स्टेटस सब डिफरेंट होता है. ओल्ड लोगों में सब चीज स्लगिश, तो क्या होता है उनकी हीलिंग भी स्लो, टाइम टेकिंग. तो ये सारा चीज एज फैक्टर भी असर करता है. दूसरी बात क्या है कि जितनी फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज हैं, चाहे एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है. अब एक्सरसाइज मान लीजिए हमने रिहैब में बता दिया आपको कैसे, ऐसे एल्बो को मोड़ो, सीधा करो मैडम, आपको एल्बो में तकलीफ है, टेनिस एल्बो है कुछ, मान लो एक बात एग्जांपल बता, तो क्या करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना. इलेक्ट्रोथेरेपी लगाएंगे, मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पैसिवली ही हो रही है, Yes. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा कि नहीं? यस सर. ठीक है. हाइड्रोथेरेपी में गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी थेरेपी है कुछ लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. मसाज करेंगे तो जगह लाल हो जाती है, आपने देखा होगा मसाज करने से जगह थोड़ी लाल हो जाती है ना. यस सर. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है. सर्कुलेशन बढ़ता है ना, लोकल ब्लड सर्कुलेशन, विजुअल डायलेटेशन होता है. तो मेरे कहने का मतलब है कि फिजियोथेरेपी में जितनी भी चीजें हैं सब ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती है. अब लगाना क्या है, कैसे लगाना है, अब वो इतना सिंपल नहीं है जितने सिंपल में मैं एक क्लास पढ़ा के चला जाऊंगा जो है. उसके लिए पूरा डिग्री, फिर डिग्री की वैल्यू क्या हो जाए, तो वही लोग डॉक्टर बन गए. जॉइंट मोबिलिटी कम हो जाती है. जैसे फ्रैक्चर है, जो जॉइंट फ्रैक्चर के अंदर बंद है वो स्टिफ हो जाएंगे, उनकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी. तो हमें क्या करना है कि जब हीलिंग हो जाए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हीलिंग है, जब फ्रैक्चर हील हो गया फिर उसके बाद क्या करेंगे, हीलिंग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उसके लिए हम जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, ये मोबिलिटी बढ़ाने वाली, वो सारी करते हैं, जिससे कि जॉइंट का जो नॉर्मल रेंज है वो प्रॉपर हो जाए. जब वो प्रॉपर हो जाएगी तो हमारा भाई कोई भी मूवमेंट कहाँ होता है, जॉइंट पे होता. अगर जॉइंट पूरा खुलता नहीं, पूरा मुड़ता नहीं, तो आप क्या काम करेंगे, वहां दोबारा चोट लग जाएगी. वो सामने कहते बैठ जाओ, अब उसका घुटना मुड़ता ही नहीं तो कैसे बैठेगा, बैठेगा तो और चोट मार लेगा अपना. तो रेंज ऑफ मोशन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है. मसल पावर कम हो जाएगी, और जो जॉइंट के अंदर मसल है तो वीक हो जाएगी, तो मसल तो यूज होती नहीं. तो कम से कम वीक हो तो उसके लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोप्लास्टर के अंदर ही कहो भाई घुटने को टाइट करो, लूज करो, टाइट करो, लूज करो. ठीक है. रिसर्च की आइसोमेट्रिक मैंने बिना हिलाए डुलाए, जो मसल ऐसे स्टैटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वही मसल इस तरह से डायमेनिकली भी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब प्लास्टर नहीं लगा होता है. लेकिन अब प्लास्टर लगा है, क्यों प्लास्टर क्यों लगा है, हीलिंग करवानी है, वो ज़्यादा जरूरी है. तो हीलिंग के साथ साथ ताकत भी बनी रहे और मतलब ब्लड सर्कुलेशन ना आने पाए, इतनी टांग पतली ना होने पाए. नहीं तो 2 महीने बाद जब प्लास्टर खुला फिर टांग पतली हो गई.
आपने देखा होता है? होता है क्यों सर, होता है। मसल वेस्टिंग हो जाती है। Yes. मसल वेस्टिंग क्यों होती है? कि मसल काम नहीं करेगी तो कमजोर पड़ जाएगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जनरल स्ट्रेंथ। अब 2 महीने प्लास्टर की वजह से बिस्तर पर बैठे रहे तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कम नहीं हो जाएगा? यस सर। पहले वाली फिटनेस रहेगी क्या? नहीं। तो फिर क्या काम आएगा? धीरे धीरे आपका प्राणायाम, उसमें तो कोई फ्रैक्चर नहीं हो गया लंग्स में? यस सर। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और ये कान वाला क्या होता है? भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, सूर्यवेदी, त्राटक। और सबसे जरूरी चीज क्या एम है? स्पेसिफिक सिम्टम्स कंप्लेंट्स मस्ट बी एड्रेसेस। भाई उसी लिए तो आया है। आपको कोऑपरेट रिहेबिलिटेशन में तभी करेगा जब तक उसका पेन स्वेलिंग ये सब नहीं कम होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो दर्द में है तो कैसे एक्सरसाइज, एक पेनफुल पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं? फिर आप जैसे मैं बता रही थी मेरा बता रहे थे कि अब ऐसे करना है और फिर वो ये ऐसे करना है और ये करना है वो ये भी करना है, तो जो पेन होगा तो कैसे करेगा वो ये? मुड़ेगा नहीं उससे। हाँ, आप उसको कोई हेल्प करोगे नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करोगे नहीं तो हिलेगा कैसे? अरे भाई, the aim of physiotherapy is कि we have to prevent the complications. How complications can be prevented? If you don't know when to train and when not to train, you are training despite injuries, you are training with injuries, you are not letting your player take rest, you are not encouraging him to take proper treatment, and still saying कि नहीं भाई तुम 2 दिन से नहीं आ रहे हो, 4 दिन से नहीं आ रहे हो, ट्रीटमेंट पता नहीं मतलब तुम ठीक हो नहीं हो, बिना उसका हाल चाल जाने या बिना उसकी कंडीशन जाने काम लेते जा रहे तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इंजरी बढ़ेगी, ग्रेड 1 लिगामेंट मसल इंजरी ग्रेड 2 हो जाएगी, ग्रेड 2 इंजरी ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर हो जाएगी। एक कोई भी चीज़ है माइल्ड है मॉडरेट हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बेपरवाह हैं, बेफिक्र हैं। आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग दिख रही है और आपको बस ये दिख रहा है कि नहीं कोई भी यहाँ बैठा ना नजर आए। अगर बैठे भीड़ में बैठा नजर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो वो खराब कर रहे हो, तो 2 लोग तो इंजर्ड हो गए, वो बैठे हुए हैं, बैठे नहीं है, वो अंडर रिहैब है, अंदर ट्रीटमेंट है। या तो कहो कि आपके क्लास में ही आना बंद कर दें, वो इसलिए लालच में आ रहे हैं कि कोच आपको ऐसी ज्ञान बता देंगे जो उसको मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल प्रॉब्लम्स। अदरवाइज कम से कम देख तो लें, सुन तो लें कि आपने क्या बताया। जब वो ठीक हो जाएंगे तो कॉपी करेंगे उस चीज की या प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज देखिए, आप अपनी सक्सेस को इंजरी रेट से भी देखिए। आपने इंजरी इतनी क्रिएट कर दी, सिर्फ आपको ट्रेनिंग दिख रहा है, अपना डिसिप्लिन दिख रहा है, अपना लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक बता रहा कि मास आप जब एक सेशन लेते हैं तो उसमें सब अलग अलग है। मेरे को भी करोगे ना, मेरे को भी इंजरी हो जाएगी कुछ, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो हर आदमी का हिसाब से एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, योगा प्रेस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से। ठीक है? आई थिंक आई एम करेक्ट? यस सर। General health and fitness. While the injury is recovering, जनरल हेल्थ और फिटनेस कम ना होने पाए। अब इंजरी मान लो लोअर लिम्ब में है, एंकल में है, अब अपर बॉडी की तो एक्सरसाइज हो सकती, प्राणायाम कपालभाति तो हो सकता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस तो बना के रख सकते हैं, बैक की एक्सरसाइज भी एंकल को बाहर रख के बेड से भुजंगासन भी तो कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है, पवन मुक्तासन क्या सब, वो चेस्ट पे नी टू चेस्ट यस सर, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। तो एंकल को क्या छेड़ रहे हैं? एंकल को तो कुछ नहीं छेड़ रहे हैं। एंकल तो एक जॉइंट है बॉडी का जिसमें इंजरी है, बाकी तो जॉइंट्स की एक्सरसाइज और सेफ तरीके से कर सकते हैं। तो जनरल हेल्थ फिटनेस का भी ध्यान रखना है। जब इंजरी हील हो रही है तो ओवरऑल हेल्थ एथलीट की कम ना होने पाए, फिटनेस कम ना होने पाए, उस पर भी एक निगाह रखनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ को दोबारा हासिल करने में फिर टाइम लगेगा। अभी तो फिटनेस को हासिल कर रहे हैं, इंजरी की हीलिंग में महीना 1.5 महीना लग रहा है, हील हो रहा, हफ्तों लग रहा है। अच्छा वो ठीक होगा तब तक सेहत चली गई, फिटनेस चली गई, तो फिर वो कैसे होगा? तो यू हैव टू हैव वन आई। तो जो आपके इंजर्ड हैं उनको भाई ऐसे एक्सरसाइज करनी है जैसे आपके फिजियो ने जो परमिट किया हो, वो सेफली यहाँ प्रैक्टिस करो। आप मत उसको कहिए अब एंकल में है, अब आप कह रहे हो कि नहीं चक्रासन करो,
अब वो एंकल पे वेट डाल के चक्रासन करेगा तो कैसे उसको तो पेन होगा। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें उसका इंजर्ड पार्ट इन्वॉल्व होता है उससे बचें। टीचिंग द यूज एंड केयर ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ये भी कभी बताना पड़ता है भाई, क्योंकि प्लेयर जैसे इंजर्ड है, एंकल इंजरी, नी इंजरी है, बाथरूम तक जाना है, पहले ट्रेनिंग वेन्यू तक तो बाद में जाना है, पहले टॉयलेट बाथरूम तक इंडिपेंडेंट होना है, तो वॉकर यूज करना पड़ेगा, एक्सिलरी क्रसेस यूज करने पड़ेंगे, स्टिक यूज करनी पड़ेगी। उनके साथ एक नए तरह से वॉकिंग का पैटर्न डेवलप हो जाता है, वो कहीं गिर ना जाए, कभी यूज ना किया है तो उसको सिखाना with help of those aids and appliances how to walk properly and safely without having a fall। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड आपने कहा मैं योगा, हम सारे कोच हैं, तो रिकवरी का भी ध्यान रखना ना। डेली ट्रेनिंग होगी तो फटीग भी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो कुछ ऐसा भी रिकवरी के लिए भी दिन रखते ही होंगे आप लोग। इस दिन ये रिकवरी का है, ये बुधवार को इवनिंग ऑफ है, जैसे बहुत सारे कैंपों में मैंने देखा है, देखा बुधवार को कैंपों में ऑफ है, सैटरडे वैसे ही हल्का फुल्का हो, तो मतलब एक रिकवरी के ऊपर भी निगाह रखनी है, क्योंकि नहीं तो ओवर ट्रेनिंग से ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड से फिर इंजरी पैदा हो। उसके लिए मसाज, सौना बाथ, स्टीम बाथ, गुड स्लीप, मोबाइल नहीं, रात भर लड़का आपका बच्चा मोबाइल चला रहा, थोड़ा क्योंकि स्लीप बहुत जरूरी है। आपको नींद अच्छी आ गई तो वैसे आधी रिकवरी हो जाए। और डोंट फोर्स द एथलीट, समटाइम्स व्हाट वी डू वी टेंड टू फोर्स, नहीं करो कुछ नहीं है, इधर के कोई नहीं, ये बॉडी पेन है, क्या है, कुछ नहीं है, इतना तो होता रहता है। कहीं ऐसा ना हो ओवर ट्रेनिंग में आपने धक्के से उसको एक्सरसाइज करा दिया, उसको ये कंडीशन है DOMS, डोम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस क्यों हो जाती है? उस दिन तो कुछ नहीं होगा, प्लेयर भी जो उसमें एक्सरसाइज कर लेगा, जो आप बताते जाओ कर लेगा, बाद में 2 दिन बाद कहेगा सर सारा वजन ही दुख रहा है। तो सारा वजन में क्या हो गया? फटीग हो गया। फटीग क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। तो उसके लिए आपने प्लेयर को भी सुनना। हम डॉक्टर फिजियो हम भी तो सुनते हैं ना, हमें कोई झूठ भी बोल के चला जाता था ये दुख रहा, तब क्या बताओ कौन सा हमारा मीटर है कि नाप लेंगे दुख भी रहा कि दुख रहा। हाँ सर, इतनी शक सुबह करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ये कहने का मतलब है थोड़ा सा बी ह्यूमन। कोच भी तो कोच का बच्चा ही है, खिलाड़ी कोई वो है क्या? अरे भाई एक बार चुस्की मारेगा आपको, आप पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? क्योंकि आप भी तो उन्हीं उसी स्टेज से निकल के आए थे ना। आज का कोच भी कल का खिलाड़ी था, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई आपसे स्मार्टनेस करे। हाँ, लेकिन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, लर्न टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। उसका एक फायदा हो जाएगा कि कम से कम इंजरी एग्रीवेट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी नहीं, और वो प्लेयर भी ये समझेगा कि जहाँ वो कुछ होते हैं चालू टाइम पे लड़के भी, तो कभी न कभी तो आप पकड़ लोगे ना कि अक्सर कोई कोई बनाए रहता है अपना बहाना, जो है ये जानता है कि मैडम तो बड़ी सॉफ्ट है, दे देंगी छुट्टी, दे देंगी, स्किप कर देंगे सेशन को, ऐसे नहीं। क्योंकि आप भी तो एक अनुभव है ना, आप लोगों की भी मैच्योर्ड हो, आप लोगों की भी तो एक एज है, आपने भी यू हैव आल्सो अंडरगॉन ऑल दोस स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें रिकवरी का ध्यान रखना है, और उसका ध्यान रखेंगे तो वी कैन बी एबल टू प्रिवेंट द, अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, इंजरी प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर रिकवरी का ध्यान नहीं रखेंगे, और अनरिकवर्ड प्लेयर इज मोर वल्नरेबल फॉर इंजरीज बिकॉज हिज बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू ट्रेन एंड यू आर फोर्सिंग हिम टू ट्रेन। सो दैट्स द थिंग। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बी जेंटल, बी ह्यूमन, let the athlete take some advantages out of you, but if he is a habitual offender then definitely one day he will be caught। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस कोई हो